आज अपन मौर्यों के शासन प्रबंध के बारे में बात करेंगे। इससे पहले भी अपन मौर्यों के शासन प्रबंध के बारे में बात कर चुके हैं, जिसमें अपन ने केंद्रीय शासन के बारे में बात की थी। आज के वीडियो में अपन प्रांतीय शासन, ग्राम शासन, नगर शासन के बारे में बात करेंगे, न्याय शासन के बारे में बात करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का एक कुशल प्रशासक था। उसने एक अच्छी शासन व्यवस्था भारतवर्ष को दी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौटिल्य, जिसमें एक अद्भुत राजनीतिक दृष्टि थी, उसने भी इस शासन व्यवस्था में अपना सहयोग दिया। मौर्य शासन की जो स्रोत है मुख्य, उसमें मैक्सनीज की इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और उस समय के जो विदेशी यात्री थे उनके द्वारा दिया गया वर्णन और अशोक के जो अभिलेख हैं उनसे हमें मौर्य शासन के बारे में पता चलता है। तो अपन केंद्रीय शासन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज प्रांतीय शासन का अध्ययन करेंगे। प्रांतीय शासन में प्रशासन को सुचारू रूप से संचालन हेतु मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में विभाजित था। यद्यपि चाणक्य के अर्थशास्त्र में इनका उल्लेख नहीं है, लेकिन अशोक के अभिलेखों में इनका वर्णन है और इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य तक 4 प्रांत थे और अशोक के समय में कलिंग एक उनमें और जुड़ गया और इस तरह से 5 प्रांत हो गए। ये प्रांत निम्न प्रकार से थे। पहला जो प्रांत है वो है उत्तरापथ है। उत्तरापथ में पंजाब, अफगानिस्तान, गंधार, कश्मीर आदि शामिल थे और इस प्रांत की राजधानी तक्षशिला थी। ये पश्चिम और उत्तर के प्रदेश थे। दूसरा दक्षिणापथ है। दक्षिणापथ विंध्याचल पर्वत का दक्षिणी प्रदेश था और इसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। अवंती राष्ट्र, काठियावाड़, गुजरात, मालवा, राजपूताना के प्रदेश थे। उज्जैनी इनकी राजधानी थी। मध्य देश जो बीच के भाग थे, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी और यही वो स्थान था जिसमें राजा स्वयं राज्य करता था। और कलिंग 5वां, जिसकी राजधानी तोसाली थी। तो विद्वानों का यह मानना है कि मगध के अधीन केंद्रीय प्रांत चंद्रगुप्त के समय बना था और कलिंग प्रांत की रचना अशोक के समय हुई थी। मगध जो स्थान था उससे ही पूरे शासन व्यवस्था का संचालन होता था। प्रांतों को जनपदों में विभक्त किया गया था। जिस तरह से आजकल प्रांत जिलों में विभक्त हैं, उसी प्रकार उसमें जो प्रांत थे वो जनपदों में विभक्त थे और एक जनपद में 800 ग्राम होते थे। जनपद से जो छोटी इकाई थी उसको स्थानीय कहते थे। स्थानीय 200 गाँवों की एक इकाई होती थी और स्थानीय से जो छोटी इकाई थी वो खावर्टिक थी और उसमें 100 ग्रामों की इकाई थी। इसको संग्रहण भी कहा जाता था। और प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो ग्राम थी। इस तरह से मौर्यों का जो प्रशासन था वो केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, प्रांतों को जनपद में, जनपदों को स्थानीय में, स्थानीय को खावर्टिक में और खावर्टिक सबसे छोटी जो ग्राम प्रशासन की इकाई थी वो थी ग्राम। अशोक के अभिलेखों में युक्त, राजुक एवं पारदेशिक नामक अधिकारियों का वर्णन मिलता है। युक्त जो होता था वो राजस्व का प्रभारी होता था। राजुक जमीन के माप और सीमाएं निर्धारित करने वाला अधिकारी था और पारदेशिक था वो प्रदेश स्तर का राजस्व वसूल अधिकारी अथवा प्रांतीय गवर्नर होता था। जो बड़े प्रांत या प्रमुख प्रांत थे उनके गवर्नर राजकुमारों को नियुक्त किया जाता था। इस प्रकार से प्रांतों का जो प्रशासन था वो संचालित था। मौर्य काल के अंदर 5 प्रांत थे, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती राष्ट्र, मध्य देश और कलिंग। इसमें यह माना जाता है कि 4 चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी थे और 5वां जो राज्य है कलिंग वो अशोक के समय में आया। इसका जो मुखिया होता था तो वो गवर्नर होता था और गवर्नर मुख्यतः जो राजकुमार होते थे उनको नियुक्त किया जाता था। इसके अलावा भी व्यक्तियों को गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता था। जो प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो गांव थी। ग्राम स्वतंत्र थे और स्वशासित होते थे। ग्राम सभा द्वारा ग्राम प्रशासन से संबंधित निर्णय लिए जाते थे। ग्रामीण ग्राम सभा का प्रमुख होता था। केंद्रीय सरकार ग्राम प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करती थी और गुप्तचरों के माध्यम से पूरी जानकारी केंद्रीय शासन को मिल जाती थी। 10 गांवों की इकाई के ऊपर गोपनामक अधिकारी होता था और स्थानीय का अधिकारी स्थानिक कहलाता। यानी ग्राम प्रशासन पूरी तरह से स्वशासित था। ग्राम स्वतंत्र थे और ग्रामीण गांव का मुखिया होता था। लेकिन ग्राम
का जो क्षेत्र था उसमें भी गुप्तचर रहते थे और वो केंद्रीय शासन को पूरी जानकारी देते थे। नगरीय प्रशासन, मौर्य काल के अंदर बहुत से नगर भी थे, उनका प्रशासन भी सुव्यवस्थित था, जिसका वर्णन मैक्सनीज अपनी किताब में देता है। और नगर प्रशासन का जो प्रमुख था वो था नागरिक। मैक्सनीज ने पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया है और उन्होंने बताया है कि इस समय 6 समितियां थी जो कि प्रशासन का काम देखती थी। इन 6 समितियों में हर समिति में 5-5 व्यक्ति थे और प्रत्येक समिति में 5 व्यक्ति थे। इस तरह से 30 सदस्य होते थे जो कि नगर की सड़क, चिकित्सा सेवाएं, स्वास्थ्य, जल व्यवस्था, सार्वजनिक सभाओं, उद्यानों के संबंध में पूर्ण देखरेख करती थी। और ये जो 6 समितियां थी वो निम्न प्रकार थी। शिल्पकला समिति, जो नगर में स्थित विभिन्न शिल्प उद्योगों का नियंत्रण करती थी, देखरेख करती थी। दूसरी वैदेशिक समिति, नगर में विदेशी यात्रियों की सुविधाओं के लिए काम करती थी। जनसंख्या, जन्म मृत्यु का विवरण रखती थी। उद्योग समिति, ये समिति जो भी उद्योग चलते थे उनका नियंत्रण करती थी, क्रय विक्रय का नियंत्रण करती थी। व्यापार वाणिज्य पर नियंत्रण रखती थी। और कर समिति, जो क्रय विक्रय, चुंगी बिक्री कर वसूल करती थी। और ये सभी समितियां सम्मिलित रूप से नगर में सार्वजनिक भवन, मंदिर, अन्य प्रजा हित के कार्य भी इन्हीं समितियों के अधीन थे। इस प्रकार नगरों का जो प्रशासन था वो एक सुव्यवस्थित था और उसका वर्णन मैक्सनीज ने अपनी किताब में किया है। और उसने कहा है कि 30 व्यक्तियों की एक प्रमुख समिति थी। इन 30 व्यक्तियों को भी 6 समितियों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक समिति में 5 व्यक्ति थे जो कि विभिन्न समितियों के सदस्य होते थे और ये नगर का प्रशासन और नगर के जो प्रजा हित के कार्य थे वो इन्हीं के अंतर्गत आते थे। जिस तरह से इनकी प्रशासन व्यवस्था थी उसी प्रकार इनकी न्याय व्यवस्था भी एक अच्छी व्यवस्था थी और इन्होंने न्याय हेतु विशेष प्रबंध किए थे और सुसंगठित व्यवस्था थी। न्याय का जो सबसे छोटा स्थान था वो ग्राम था और ग्राम सभा भी एक न्यायालय का रूप था। इसके ऊपर संग्रहण, द्रोणमुख और जनपदीय न्यायालय जो अलग अलग स्तर पर होते थे। राजा स्वयं न्याय करता था और न्याय की सर्वोच्च संस्था थी। राजा किसी भी अधीनस्थ न्यायालय के न्याय को बदल सकता था, रद्द कर सकता था। इस प्रकार से राजा जो था वो सर्वोच्च संस्था थी न्याय की। नगरों में न्यायाधीशों को व्यवहारिक महामात्र और ग्रामीण न्यायालय के न्यायाधीशों को राजूक कहते थे। यानी जो न्यायाधीश थे उनको नगरों में व्यवहारिक महामात्र और गांवों के अंदर राजूक के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा 2 प्रकार के न्यायालय थे, धर्मस्थीय न्यायालय, दीवानी न्यायालय थे, जो लोगों के पारस्परिक मामले सुनते और न्याय करते थे। इसमें 3 व्यवहारिक और 3 अमात्य होते थे जो धर्मशास्त्रों का पूर्ण ज्ञान रखते थे। दूसरा जो न्यायालय था वो कंटक शोधन न्यायालय, ये फौजदारी न्यायालय था और इसके न्यायाधीश को प्रदेष्टा कहते थे। ये राज्य एवं व्यक्ति के मध्य विवादित मामलों में भी न्याय करते थे। मौर्य युग में न्याय पक्षपात रहित और पूर्णतः विधि आधारित था। विधि का जो स्रोत था वो परंपरा, धर्मशास्त्र और प्रचलित जो भी प्रथाएं थी वो था। इस तरह से मैक्सनीज ने लिखा है कि मौर्य काल में चोरी नहीं होती थी। ये श्रेष्ठ एवं निष्पक्ष न्याय और दंड व्यवस्था की पुष्टि करता है। कौटिल्य ने भी अपराध के अनुरूप दंड का उल्लेख किया है। और वी.ए. स्मिथ लिखता है कि संपत्ति की सुरक्षा कठोरतम दंड व्यवस्था के कारण सुनिश्चित थी। यानी जो न्याय व्यवस्था थी बहुत अच्छी थी, ग्राम स्तर से प्रत्येक स्तर पर थी। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, वो किसी भी न्यायालय के न्याय या जो भी फैसला होता था उसको पलट सकता था, रद्द कर सकता था और अपनी तरफ से न्याय कर सकता था। न्यायालय 2 प्रकार के थे मुख्यतः, धर्मस्थीय न्यायालय जो दीवानी न्यायालय थे, कंटक शोधन न्यायालय जो फौजदारी न्यायालय थे। दंड व्यवस्था कठोर थी जिसके कारण राज्य के अंदर सुरक्षा व्यवस्था थी अच्छी और कोई भी चोरी और अपराध नहीं होते थे, बहुत कम अपराध होते थे। जो भी अपराध होते थे उनके लिए कठोर दंड दिया जाता था। मौर्य काल की जो गुप्तचर व्यवस्था है वो भी विशाल साम्राज्य था और उस पर नियंत्रण रखने के लिए गुप्तचर व्यवस्था का होना बहुत आवश्यक था। अगर अच्छी गुप्तचर व्यवस्था नहीं होती तो उनका जो राज्य था उस पर नियंत्रण खो सकता था राजा का। इसलिए सम्राट ने अपने पूरे राज्य के अंदर गुप्तचरों का एक जाल बिछा रखा था। और गुप्तचर अलग अलग रूपों के अंदर, छद्म वेश के अंदर, सन्यासी, व्यापारी, गृहस्थ और अन्य रूपों के अंदर राज्य के अंदर एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। गुप्तचर 2 प्रकार के होते थे। संस्था वो गुप्तचर होते थे जो स्थायी रूप से एक ही स्थान पर रहते हुए सूचना देते थे। संचारा जो भ्रमणशील होते थे
और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर सूचनाएं एकत्रित करते थे। यानी गुप्तचर व्यवस्था अच्छी थी। और गुप्तचर भी दो प्रकार के होते थे, सहजता और संचारा। इस प्रकार से मौर्यों की जो शासन व्यवस्था थी वो बहुत ही अच्छी थी, जिनमें प्रांतीय शासन, ग्राम शासन, नगर प्रशासन, न्याय व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था, ये सारी की सारी सुसंगठित और सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं थी, जिनका वर्णन कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में और मैक्सनीज ने इंडिका में और विभिन्न जो विदेशी यात्री आई उन्होंने और अशोक ने अभी अपने अभिलेखों के अंदर इनका उल्लेख किया है। धन्यवाद।